नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस में निम्नलिखित में किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है। तो सार्वजनिक जो होगा उसको शामिल किया जाएगा, तो आय शामिल होगा, सार्वजनिक व्यय भी शामिल होगी, राजकोषीय व्यवस्था भी होती है, पर व्यक्तिगत आय जो होती है वो एक पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतम समाज कल्याण बिंदु क्या होता है, मतलब कहाँ होगा अधिकतम समाज कल्याण का बिंदु। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है अधिकतम समाज कल्याण का बिंदु क्या होता है, तो समाज त्याग से समाज उपयोगिता अधिक हो, यहीं पर समाज कल्याण का अधिकतम बिंदु होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, ये इसका इससे ज़्यादा बेटर है सामाजिक त्याग व सामाजिक उपयोगिता जो है वो बराबर हो, वहाँ पर कल्याण का अधिकतम बिंदु होगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्यक्ष कार्यों में इनमें से कौन सा सम्मिलित किया है। लाइसेंस जारी करना, अनुदान करना, औद्योगिक कारखाने खोलना या कम दर पर ब्याज करना। तो आर्थिक विकास पर जो होता है वो सबसे ज़्यादा, अगर आर्थिक विकास होगा तो लाइसेंस नहीं, ज़्यादा ज़्यादा कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा इससे हमारा आर्थिक विकास सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सार्वजनिक वित्त व निजी वित्त में मुख्य क्या अंतर होता है। सार्वजनिक वित्त जो होता है उसमें गोपनीयता नहीं रहती है, ठीक है, और जबकि निजी वित्त में गोपनीयता रहती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो ये तो इसका गोपनीयता वाला होता है। मांग दोनों में होती है पर पूर्ति भी दोनों में होती है, स्थायित्व भी दोनों में होता है। इसका मुख्य जो अंतर हो गया वो अंतर हो गया ए, गोपनीयता मतलब सीक्रेसी। नेक्स्ट है अधिकतम समाज कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है। डाल्टन, स्मिथ या कार्ल मार्क्स या स्टीनर। तो डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्रस्तुत किया है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही है। देश को मंदी से उबारने की स्थिति के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। करारोपण में वृद्धि करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना चाहिए, या अत्यधिक आयात या मजदूरी दर में। तो देश की मंदी से उबारना हो तो सबसे ज़्यादा सार्वजनिक व्यय ही करना चाहिए जिससे वो उबर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। व्यक्ति की कार्य करने की व बचत करने की योग्यता का मुख्य संबंध किससे होता है, मतलब किससे होगा। सार्वजनिक व्यय मात्रा से, उत्पादन की मात्रा से, रोजगार की मात्रा से, या रहन सहन की मात्रा से। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रोजगार के स्तर से। व्यक्ति की कार्य करने की व बचत करने की योग्यता का मुख्य संबंध किससे होता है, तो वो रोजगार के स्तर से होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें कम आय वालों को कम तथा लाभ व अधिक आय वालों को अधिक लाभ मिलता है, ये कैसा क्या कहलाएगा। प्रगतिशील या प्रतिगामी या अनुपातिक या समानुपातिक। सार्वजनिक व्यय जिसमें कम आय वालों को कम लाभ, अधिक लाभ वालों को अधिक लाभ, तो प्रगतिशील तो हो ही नहीं सकता, अनुपात की तो बातें ही नहीं की जा सकती। तो ये होता है प्रतिगामी व्यय होता है, मतलब ये कैसा होगा, ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए। सही बजट अनुमान लगाकर किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है खर्च कम करके, तो ये तो गलत, ये तो कोई नहीं हुआ। लोक कल्याणकारी योजनाओं पर कम खर्च करके, तो ये भी नहीं। चुनाव को रोक लगाकर। तो हम जब दोनों का सही बजट अनुमान लगा लेंगे तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण सबसे अच्छा कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सार्वजनिक व्यय गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। तो इसमें से गरीबों को कौन होगा, प्रगतिगामी या प्रतिगामी या अनुपातिक या समानुपातिक।
तो जो प्रगति होगी वो नीचे तबके लोगों के लिए होता है और जो गरीब लोग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यदि व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी प्रदान की जाए तो उनके कार्य करने व बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव होगा? इसका ये पूछा जा रहा है, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा? तो बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका प्रभाव घटेगा। यदि व्यक्तियों को रोजगार और गारंटी प्रदान की जाए तो कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर प्रभाव घटेगा, क्योंकि उसको मालूम रहेगा कि हमें कल के खाने के लिए कल हम फिर कमा लेंगे। अगला प्रश्न रहता है, यदि सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से विमान सुविधाएं, 5 सितारा होटल, वातावरण को अस्पताल आदि का निर्माण करती है तो ये किस प्रकार का होगा? तो वातानुकूल जो होगा वो अच्छे लोगों के लिए होगा, 5 सितारा होटल अच्छे लोगों के लिए होगा, तो ये प्रगतिशील तो हो ही नहीं सकता है। और ये भी नहीं कहा गया कि अमीरों को ही करो, गरीब भी आएंगे, प्रतिगामी भी नहीं होगा। तो ये कैसा होगा अगर आपसे पूछा जाए तो नहीं नहीं नहीं, इसमें प्रतिगामी होगा, अमीरों के लिए है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। वह भुगतान जिसके बदले में सरकार द्वारा विशेष लाभ प्रदान किया जाता है, मतलब विशेष कर में सभी को, जुर्माना में कोई लाभ नहीं होता उपहार में, पर अगर किसी चीज़ का शुल्क लिया जाता है तो वो स्पेशल आपको दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सरकारी उपकरणों जैसे डाक, तार, परिवहन एवं संचार सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय क्या है? ये कैसी आएगी? कर, प्रशासनिक, व्यवसायिक या राजस्व? तो ये एक सरकार के व्यवसायिक विभाग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक आय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 6। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक आय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? तो आंसर हो जाएगा कि 2 भागों में बांटा है, एक पूंजीगत आय और एक आयगत आय। ठीक है, रिवेन्यू और कैपिटल नेचर। नेक्स्ट है, करारोपण के उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा असत्य है? मतलब करारोपण अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कौन सही गलत होगा? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, बिल्कुल, अगर हम कर करेंगे। धन का समान वितरण होगा, बिल्कुल। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण होगा, बिल्कुल। पर कर से ये कोई जरूरी नहीं कि सभी को रोजगार मिले, तो ये गलत होगा और गलत ही पूछा जा रहा है, असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। सरकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर लगाया गया आर्थिक दंड क्या कहलाता है? तो सरकारी कानूनों का अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपसे फीस नहीं, फीस तो किसी चीज़ के की सुविधा के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। कर भी एक समान रूप से होता है, तो उल्लंघन अगर हम करते हैं तो हमें जुर्माना लगता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिससे अल्पकाल में संतुष्टि प्राप्त होती परंतु दीर्घ काल में उपयोग से कार्यक्षमता घटती है, जैसे अफीम, भांग, चरस। मतलब अल्पकाल में तो सेटिस्फेक्शन होगा पर फ्यूचर में, तो इन पर लगाया गया आर्थिक भार क्या होगा? तो इन पर सरकार क्या लगाएगी? कर तो लगाती ही है, शुल्क नहीं, पर इन पर अधिक जो भार लगाती है उसे हम महसूल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अकर आय नहीं है? अकर मतलब आय नहीं है, इसमें सिर्फ देखिएगा तो आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क जो है वो अकर आय नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एक अच्छी कर प्रणाली के प्रमुख लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? अब ये है, प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों में समन्वय, अधिकतम सामाजिक लाभ की भावना पर आधारित, करारोपण के सिद्धांत के अनुरूप और अधिकतम संभव लाभ। तो एक अच्छी कर प्रणाली के प्रमुख लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है?
तो आंसर हो जाएगा अधिकतम संभव आय प्राप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का गुण क्या है? मतलब ऐसा कर जिस पर लगाया जाता है उसी को भुगतान किया जाता है, बिल्कुल। कर देने को सरलता से नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच इज कलेक्ट फ्रॉम दोज पर्सन ऑन विच पर्सन हैव चार्ज्ड। ऑन विच पर्सन हैव चार्ज्ड मतलब जिस व्यक्ति पर लगाया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 21 का ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष करों के गुण में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? परोक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पूछा गया है। वस्तु के मूल्य के साथ जुड़े होने के कारण चुकाना सरल है, ये तो सही होगा। कर विवर्तन संभव नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं संभव है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बचत व निवेश को बढ़ाने में सहायक होता है, ये भी और ये भी। तो कर विवर्तन संभव नहीं है, बी ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि कर एक इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे जितनी आय सरकार को प्राप्त हो उससे अधिक पैसा उपभोक्ता की जेब से निकले। करारोपण का यह कौन सा सिद्धांत है? मतलब है ऐसा ये कौन सा सिद्धांत होगा? मितव्यता का सिद्धांत होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। वह कर जो जिस पर लगाया जाता है उसे भी भुगतान करना होता है। क्या कहलाता है? मतलब जिस पर लगाया जाता है उसे ही भुगतान करना होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। वह कर जिस पर लगाया जाता है वह उसका बोझ दूसरों पर डाल देता, मतलब स्वयं नहीं, ये तो डायरेक्ट है। ग्रह कर ये भी डायरेक्ट टैक्स है, ये भी डायरेक्ट है, पर ये इनडायरेक्ट है। तो आंसर बी ए ही हो जाएगा, परोक्ष कर। 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर नहीं है, सीमा शुल्क नहीं है, उत्पादन कर नहीं है, पर आय कर एक प्रत्यक्ष शुल्क है। 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 प्रत्यक्ष करों की प्रमुख कमी क्या है? परोक्ष कमी ये जो है ये प्रतिगामी होते हैं 27 का, या ये न्यायपूर्ण नहीं होते हैं, या बेरोजगारी बढ़ाते हैं। ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जब आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो कौन सा कर कहलाता है? आय बढ़ेगी, गुड, अच्छी बात है, तो कर भी बढ़ेगा, तो ये आपकी प्रगति होगी, तो आप टैक्स भी जाओगे। तो इसमें तो ये क्या कौन सा होगा? प्रगतिशील कर है। इसका ऑप्शन नंबर 28 का बी सही है। रेखा समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर, कृषि जोत कर, परोक्ष कर या कर सुधार। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, परोक्ष कर। रेखी समिति जो होती है किससे संबंधित है? तो परोक्ष कर से है, ना कि प्रत्यक्ष कर से, ना कि कृषि जोत कर से, ना तो कर सुधार से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कौन सा कर परोक्ष कर है? तो परोक्ष कर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आयकर ये प्रत्यक्ष होता है। प्रवेश कर भी, संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष होता है। उत्तराधिकार भी गिफ्ट वाला ये भी होता है, पर प्रवेश कर हम जो देते हैं ये एक परोक्ष कर है। 30 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सभी आय स्तर वाले व्यक्तियों को समान दर से कर देना होता है तो इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता है? इसमें से क्या कहेंगे? आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या अधोगामी कर। जब सभी आय स्तर वाले व्यक्तियों को समान दर से देना हो, मतलब इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो उसको हम आनुपातिक कर के नाम से बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। इसमें गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? प्रगतिशील कर की स्थिति में कर की दर व कर राजस्व में धनात्मक संबंध होता है, सही है।
प्रगतिशील कर न्यायपूर्ण होती है, सही है। प्रगतिशील कर गरीबों के लिए अच्छे होते हैं, तो प्रगतिशील होते हैं पर प्रतिगामी नहीं होते हैं, ये गलत हो गया। आनुपातिक कर का निदान सरल होता है, सही है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा सही है। हमारे देश में आयकर की दरें कैसी हैं? प्रगतिशील, आनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी, कौन सी हैं? तो जिसकी जितनी ज़्यादा आय उस पर उतना ज़्यादा कर, इसलिए प्रगतिशील कर ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कर लिए जाने की बात किसमें कही गई है? लाभ के सिद्धांत, सेवा के सिद्धांत, कर दे सिद्धांत, समानुपातिक त्याग के सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है व्यक्ति की है, तो कर दे योग्यता के सिद्धांत में जो है व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कर दिए जाने की बात कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनमेल को छांटिए, मतलब जो मेल नहीं है। सेवा लागत सिद्धांत, प्रोफेसर ब्यूर। न्यूनतम लागत सिद्धांत, प्रोफेसर आर.एल. जैन। समान त्याग का सिद्धांत डाल्टन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये भी गलत है, और ये कर दे सिद्धांत ये तो सही है। तो इसमें से सही ऑप्शन ज़्यादा कंफर्टेबल ये है कि न्यूनतम त्याग का सिद्धांत प्रोफेसर आर.एल. जैन ने नहीं दिया है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 36। बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम चिल्लाए और अधिक से अधिक पंख निकल आए। करारोपण पर यह विचार किसने दिया है? पीगू, सैनी, लॉर्डस्टॉप या कोलबर्ट? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कोलबर्ट ने। जब आय बढ़ने के साथ कर की दर कम होती है तो क्या कहलाता है? सी आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या अधोगामी कर? तो सी नंबर हो जाएगा। जब आय बढ़ेगी तो क्या आपकी दर कम हो जाए, तो अमीरों के साथ के लिए हो गई, तो ये कैसी हो जाएगी? तो ये प्रतोगामी कर ही बोली जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर ही कर लिया जाना चाहिए, मतलब जितना सरकार दे। आय का सिद्धांत, सेवा का सिद्धांत, कर दे सिद्धांत या समानुपातिक? तो सरकार द्वारा प्रदान की सुविधाओं के अनुसार ले, मतलब जितनी सेवा उतनी, तो सेवा लागत का सिद्धांत वहां पर फॉलो होता है। ऑप्शन बी। कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि करदाता का त्याग न्यूनतम हो, तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह एक न्यूनतम त्याग का सिद्धांत है। समानुपातिक नहीं, लाभ नहीं, सेवा नहीं। तो इसका न्यूनतम क्या बात ही कही गई, तो न्यूनतम ही ए ऑप्शन सही है। सरकार को चाहिए कि अधिकतम कल्याण को ध्यान में रखते हुए करारोपण करे, मतलब यह विचार किसने दिया है? मार्शल, पीगू, स्टाम्प या कोलबर्ट? तो सरकार को चाहिए अधिकतम कल्याण को ध्यान में रखते हुए करे, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर मसग्रेव ने अपने न्यायपूर्ण वितरण को किस आधार पर हल करने का प्रयास किया? तो उसका आधार बताइएगा। कर देने का त्याग, सेवा लागत या बजट नीति? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बजट नीति निर्धारण। ऑप्शन डी। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह यदि उसे नहीं चुकाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कर विवर्तन, करापात, कर भार या कर वंचना? तो यदि नहीं चुकाता है मतलब कर की क्या कर रहा है? चोरी, और कर चोरी कर वंचना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन फिलहाल डी हो गया। नेक्स्ट है 43 जो है, पूर्ण बेलोचदार मांग की लोच वाली वस्तु पर लगाए गए कर का भार कौन वहन करता है? तो पूरा का पूरा कौन वहन करता है? क्रेता करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
यदि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार हो तो कर भार किससे वहन करेगा? पूर्ति बेलोचदार मतलब जितनी है उतनी ही होगी, तो भी पूरा क्रेता ही करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस कर का को दूसरे व्यक्ति पर टाल दे तो ये क्या है? अपना भार दूसरे पर टालना। ठीक है, तो कर भार नहीं होगा, उसे बोलते हैं कर विवर्तन। ऑप्शन ए। करापात और कर वंचना तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। जिस वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है उस वस्तु पर कर लगाने का कर का भार कौन वहन करता है? पूरा क्रेता, पूरा विक्रेता, विक्रेता अधिक क्रेता कम। तो उसको करता कौन है? पूरा विक्रेता करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यदि वस्तु की पूर्ति पूर्ण लोचदार हो तो कर भार किसके द्वारा वहन किया जाता है? क्रेता, विक्रेता या क्रेता कम, विक्रेता कम। तो पूर्ण लोचदार है तो वहां पर स्थिति में पूर्णतः विक्रेता करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत कार्यरत फर्म पर करारोपण का भार किससे सहन करना होता है? उपभोक्ता, विक्रेता दोनों बराबर, विक्रेता को अधिक, क्रेता को कम। उपभोक्ता को करना होता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यदि मकानों की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, मकानों पर लगाया गया कर कौन वहन करेगा? पूर्ति की बात कही जा रही है। किराएदार, मकान मालिक दोनों आधा आधा किराएदार। तो इस पर का आंसर हो जाएगा बी, मकान मालिक। ये हो गई पूर्ति पूर्णतया लोचदार। निम्नलिखित में किस कर का विवर्तन करना संभव नहीं है? मतलब कर को विवर्तन नहीं किया जा सकता। आयात, उत्तराधिकार, लाभ या भूमि कर। तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन उत्तराधिकार कर। तो ये हमारे 50 प्रश्न थे। आप भी अधिक से अधिक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।